हेलो गाइस गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 फ्यूचर प्राइसिंग। गाइस फ्यूचर प्राइसिंग में क्या होता है कि देखिए फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई जो भी उस प्राइस में होगा वो उस तरह से बिहेव करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फ्यूचर का जो प्राइसिंग है वो किस मेथोलॉजी पे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। जब तो एक स्पॉट प्राइस एक फ्यूचर प्राइस बन जाता है। और फ्यूचर प्राइस क्यों हमेशा स्पॉट प्राइस से डिफरेंस रहता है। तो 3.3 सीरीज में हम सारी यही कैलकुलेशन देखेंगे। ये जो फ्यूचर प्राइस है वो क्यों एक्चुअली में डिफरेंट रहता है स्पॉट प्राइस से। अगर आपको स्पॉट प्राइस 10 है तो कभी आपको फ्यूचर प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा और कभी स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस कम देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। इन्हीं लॉजिक्स को हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से पढ़ेंगे इन दिस 3.3 सीरीज। क्या कहता है, प्राइसिंग ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो जो फ्यूचर के प्राइस है वो जो उसका अंडरलाइंग एसेट होगा उसके करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेंगे। अगर आप स्टॉक का फ्यूचर देखेंगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। वहीं आप कमोडिटी का फ्यूचर देखेंगे वो अलग तरीके से बिहेव करता है। वहीं आप करेंसी का फ्यूचर देखेंगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। डिमांड एंड सप्लाई तो रहेगा ही। जो अगर मान लीजिए किसी फ्यूचर के प्राइस में डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से बड़ा ही होगा, वो तो चीज़ एक अलग है। लेकिन उस फ्यूचर के प्राइस में जो कैलकुलेशन हुई वो यहाँ हम देखेंगे। ठीक है। तो देयर इज अ नो सिंगल वे टू प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज डिफरेंट एसेट हैव डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न्स। ठीक है। वही बात जो हमने करी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैश फ्लो पैटर्न्स। ठीक है। दिस मेक्स इट difficult to design a single methodology for calculation of pricing of future contract. ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूज डिफरेंट मॉडल फॉर प्राइसिंग फ्यूचर। ठीक है ना। तो मार्केट में जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए जो फ्यूचर प्राइसिंग मॉडल होंगे कोई अलग डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है और कोई अलग तरीके से डिफरेंट यूज कर सकता है। हियर आवर डिस्कशन लिमिटेड टू limit to only two popular models of future pricing। इस फ्यूचर प्राइसिंग के जो मॉडल हैं वो बहुत हैं, लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट में जो फ्यूचर के मॉडल दिए हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए वो है कैश एंड कैरी मॉडल। ठीक है। और एक आगे दिया हुआ है कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। एक मिनट, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नॉन आर्बिट्रेशन बाउंड। तो ये दो मॉडल हैं जिसके अकॉर्डिंग जो भी मॉडल दिए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आइए कैश एंड कैरी मॉडल फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है। गाइस किसी भी मॉडल को समझने से पहले पहले आप एक बात मेरी नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए जो स्पॉट का भाव है वो भाव तो एक्चुअल कैश मार्केट में चल रहा है। आप चाहो उस पर ट्रेडिंग कर लो, बाय कर लो, सेल कर लो। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट से डिफरेंट है। क्या कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होने वाला है? जो फ्यूचर का भाव अगर पॉजिटिव चल रहा है तो भैया क्यों पॉजिटिव चल रहा है, जरा उस बात पे आप सोचिए। और कभी कभी डिस्काउंट पे चल रहा होता है फ्यूचर से तो क्यों चल रहा है? क्या कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है या इकोनॉमी में कुछ नेगेटिव न्यूज आने वाली है? वो क्यों डिस्काउंट पे चल रहा है? तो जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है इन दी मार्केट, सपोज कीजिए स्पॉट चल रहा है 100 और फ्यूचर चल रहा है 105। ठीक है।
तो क्या जो 105 की जो ये वैल्यू ट्रेड हो रही है इन द मार्केट, क्या वास्तव में इसकी वैल्यू 105 ही होनी चाहिए थी? ये जो मैंने बात करी कि 105 ही होनी चाहिए थी, इसको ही हम निकालेंगे और इसी को निकालने के लिए इसी को निकालने के लिए डिफरेंट मॉडल हैं और इसी चीज को कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है, जो भाव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका फेयर वैल्यू क्या है? ऐसा भी तो सकता है जो 105 आपको दिख रहा है स्पॉट से 5 रुपया बढ़कर दिख रहा है, हो सकता है जब आप उसकी फेयर वैल्यू निकालें, मतलब उसकी जो वास्तव वैल्यू निकालें वो 104 है, आपको दिख रहा है 105 लेकिन वास्तव में 104 उसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो इसका मतलब 1 रुपया महंगा चल रहा है और महंगा चल रहा है तो वो हम उसे सेल करेंगे। और हो सकता है कि अगर वो 105 उसकी वैल्यू लेकिन वास्तव में उसकी वैल्यू 106 हो, तो जो वास्तव में जो उसकी वैल्यू है वही मॉडल में हम सीखेंगे कि ये वास्तव कैसे निकालें। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं कैश एंड कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। क्या होता है ये कहता है कैश एंड कैरी मॉडल इज आल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्रेज मॉडल। ये कहता है कि ये मॉडल ऐसा मॉडल है जिसमें आर्बिट्रेज की कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये मॉडल कब आएगा? जब आर्बिट्रेज की कंडीशन नहीं है, यानी कि आर्बिट्रेजर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दिस मॉडल अज्यूम दैट एन एफिशिएंट मार्केट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये मॉडल कहता है कि अगर स्पॉट का प्राइस 100 है और फ्यूचर का प्राइस 105 है तो आर्बिट्रेज, वैसे तो देखा जाए तो इन दोनों का जो बेस प्राइस हो गया, डिफरेंस हो गया वो 5 है। आर्बिट्रेशन पॉसिबल है इन द 5 रुपीज। ठीक है ना, आप जाइए फ्यूचर को सेल कर दीजिए और स्पॉट को बाय कर लीजिए, तो जो डिफरेंस है वो 5 रुपये आपको ऑन द एक्सपायरी मिल जाएगा। बट क्या 5 रुपये वास्तव में फेयर प्राइस है? हो सकता है आर्बिट्रेजर इसको ना खाएं, हो सकता है जो फ्यूचर का प्राइस 105 दिख रहा है वो 100 फेयर वैल्यू उसकी हम निकाले तो 103 निकले। ठीक है ना, तो वही चीज ये बोल रहा है कि जहां ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आर्बिट्रेज को खाने की, वो कैश एंड कैरी मॉडल कहलाता है। इन द अदर वर्ड, द मूवमेंट इज एनी अपॉर्चुनिटी टू मेक इन द मार्केट ड्यू टू मिस प्राइसिंग इन द एसेट। जो मिस प्राइसिंग होगी इन द एसेट में, किसी भी एसेट में किसी भी प्राइस में, आर्बिट्रेजर विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ दीज मिस प्राइसिंग एंड हियर बाय एलिमिनेट दिस अपॉर्चुनिटीज। या फिर मैं ये कह दूं कि आर्बिट्रेजर के प्रॉफिट खाने के बाद का प्राइसिंग कैश एंड कैरी मॉडल है, क्योंकि इसने क्या कहा, आर्बिट्रेजर जो मिस प्राइसिंग होता है उस अपॉर्चुनिटी को झट से खा जाता है। सिंपल सी बात है, खा जाएगा। हमने पीछे की वीडियो में बात करी है कि जो आर्बिट्रेजर होता है वो साला एक पैसा नहीं छोड़ेगा सिस्टम में। उसके एल्गो ऐसे तैयार होते हैं, कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं जहां उसको दिखेगा कि हाँ भाई स्पॉट 100 चल रहा है और फ्यूचर प्राइस 105 चल रहा है और इसकी फेयर प्राइस तो 104 है, वो झट से 4 रुपये पहले खा जाएगा। यानी कि खाने के बाद का मॉडल है ये कैश एंड कैरी, ये भी कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल, मतलब जिसमें आर्बिट्रेजर सब कुछ निचोड़ चुका है, एक पैसा उसने नहीं छोड़ा है, वो मॉडल कैश एंड कैरी मॉडल है। ठीक है ना, दिस ट्रेडिंग continues until the price are aligned across the product market of replicating asset। ठीक है, छोड़िए इसको, अब आइए नीचे। Let us understand the entire concept with the help of an example. Particular forward and future position in a stock can be created in the following manner। क्या कहता है, enter into a forward and future contract or create a synthetic future and forward position by buying in cash market and carrying the asset of future trade। ओके, इसने क्या किया है, ये कह रहा है कि हम आज जो एग्जांपल आगे देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। किसमें, फ्यूचर में। क्या करेंगे, फ्यूचर में पोजीशन बनाएंगे, बाय करेंगे कैश मार्केट में
ठीक है, एंड कैरिंग द एसेट ऑफ फ्यूचर डेट, ठीक है, और फ्यूचर डेट में उसको कैरी करेंगे, फ्यूचर की डेट तक उसको कैरी करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ एक्वायरिंग द एसेट एज ऑन फ्यूचर डेट इन द बोथ द केसेस शुड बी सेम। ये कह रहा है कि देखिए मैंने भी आपको ये बात पहले बताई है कि एक्सपायरी पे फ्यूचर का और स्पॉट का भाव इक्वल होना ही है, कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती इक्वल होने से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आज के डेट में भाड़ में जाए, मुझे नहीं आती फेयर वैल्यू निकाल ली, ठीक है, भाड़ में जाए मुझे नहीं आती फेयर वैल्यू निकाल ली, मेरे को तो स्क्रीन दिख रहा है कि भैया एक शेयर है, उसका जो भाव है वो 104 चल रहा है और जो फ्यूचर का भाव 105 चल रहा है, 1 रुपया मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सस्ता खरीदूंगा महंगा बेचूंगा, स्पॉट पे बाय करूंगा और फ्यूचर को सेल कर दूंगा और एक्सपायरी पे मुझे 1 रुपया मिल जाएगा। मैं 1 रुपये से खुश हूँ, मैं 1 रुपये से खुश हूँ। अरे 1 रुपया भी तो बहुत होता है। अगर मान लीजिए किसी शेयर का लॉट का 4000 क्वांटिटी है तो 4000 रुपये महीने के कम होते हैं, ठीक है, वो भी बैठे बिठाए, रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है ना, इतना तो एफडी भी ना देगी आपको, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये क्या कहता है कि स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग एसेट फ्रॉम टुडे ऑफ द फ्यूचर डेट शुड बी इक्विवेलेंट टू द प्राइस, ठीक है। जो फ्यूचर का प्राइस है और जो स्पॉट का प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा। इफ प्राइस आर नॉट सेम देन इट विल बी ट्रिगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर प्राइस सेम नहीं हो रहा है तो आर्बिट्रेज आ जाएगा उसको खाने के लिए, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। अब जी आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एन सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन इन द फेयर प्राइस of future contract. Fair price of future contract is nothing but addition of spot price of underlying asset as in cost of carrying the asset from today until delivery. Cost of carrying a financial asset from today of the future date would entail different cost like transaction cost, custodian charges, ठीक है, और फाइनेंशियल कॉस्ट एक्सेट्रा। देखिए अगर आप किसी कमोडिटी के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसमें कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है। अगर मान लीजिए आपने बाय पोजीशन बनाई है किसी फ्यूचर में, तो आप ये मान के चलिए कि आपने ऑलरेडी उसमें लगने वाला जो कैरिंग कॉस्ट है उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में आपने पे किया हुआ है और इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सच फ्यूचर प्राइसिंग। मतलब आपने फ्यूचर बाय किया यानी कि आपने पे किया तो आपने ऑलरेडी कैरिंग कॉस्ट पे की हुई है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई शेयर है, ठीक है, और शेयर में मान लीजिए डिविडेंड आने वाला है, तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के एकदम बाद ही, ठीक है ना, डिक्लेयर हो चुका है और डिक्लेयर होने के बाद भी जो फ्यूचर प्राइसिंग है वो उसको डिस्काउंट कर देगा, मतलब उतना वैल्यू उसमें से माइनस कर देगा। आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या कहना चाह रहा है ये मॉडल कि जो भी फ्यूचर प्राइस है उसमें जो कॉस्ट होगी हम ऐड कर देंगे और जो आने वाले फ्यूचर होंगे, फ्यूचर में जो आने वाले इनफ्लो होंगे हम उसको लेस कर देंगे, ठीक है। इन्होंने एक एग्जांपल समझाया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर बुलियन मार्केट, ठीक है, कमोडिटी मार्केट का एग्जांपल ये ले रहा है। क्या कहता है, द स्पॉट ऑफ गोल्ड इज 40,000, ठीक है। ये कह रहा है लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर बुलियन मार्केट, द स्पॉट प्राइस इन्होंने जो दिया हुआ है गोल्ड का वो दिया हुआ है 40,000 10 ग्राम का, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट आती है वो 100 रुपया आती है फॉर 3 मंथ के लिए, पर मंथ नहीं बोला है, ठीक है ना। आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो पर मंथ कह दे और कॉन्ट्रैक्ट दे दे 3 महीने के बाद का, तो आपको इसको 300 लेना होगा। अब इसने 3 महीने का 100 दिया, पर मंथ बोलता, ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या देगा, 100 रुपया पर मंथ। यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 100 रुपया फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो 3 महीने की कॉस्ट उसकी 100 रुपया आ रही है 10 ग्राम की, ठीक है। तो हिसाब से जो गोल्ड का भाव 3 महीने के बाद होना चाहिए वो 40,100 रुपया होना चाहिए, ठीक है। अब अज्यूम ये कह रहा है हम कर लेते हैं कि जो गोल्ड का भाव 3 महीने बाद है वह 40,150 यानी कि
₹50 ज़्यादा है। तो जो ₹50 ज़्यादा है वो क्या है, ठीक है, वो उसमें उसको जो मिल रहा है वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, बट वी शुड अपेरेंटली वन शुड अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इन गोल्ड मार्केट। तो गोल्ड मार्केट मुझे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, सस्ता खरीदूंगा महंगा बेचूंगा। सस्ता क्योंकि मुझे ₹50 का फायदा हो रहा है, सस्ता क्या है, स्पॉट। तो मैं 40,000 का स्पॉट में खरीद लूंगा और फ्यूचर को सेल कर दूंगा एज ऑन डेट, ठीक है। और जो 3 महीने बाद है मुझे ₹50 का आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी उसके अंदर मिल जाएगा, और कैरिंग कॉस्ट कटने के बाद ₹50 आ रहा है ये, ठीक है। बाय बाइंग गोल्ड इन द कैश मार्केट, मैंने आपको बताया ना, कैश मार्केट में आप बाय कर दीजिए और 3 महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आज ही, ठीक है, आज ही सेल कर दीजिए, और जो आपको डिफरेंस है वो ₹50 का आपको मिल जाएगा विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ये बात देखिए आपने, बैठे बिठाए इनकम आएगी, बैठे बिठाए, बस आपको तो आराम से बैठे रहना है। वो क्यों आ रही है, मिसप्राइसिंग की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस मिसप्राइसिंग एज मोर पीपल कम टू कैश मार्केट टू बाय गोल्ड एंड सेल इन द फ्यूचर मार्केट, स्पॉट एंड गोल्ड प्राइस will go up and future price will go come down. The arbitrage opportunity can until the price between cash and markets are because of the mispricing, ठीक है। बिकॉज ऑफ द, हाँ, जो मिसप्राइसिंग की वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, और आप उसको कंटिन्यू प्राइसिंग पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कैलेंडर, मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं कैलेंडर अपॉर्चुनिटी अपनाऊं, मुझे फार मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसे नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, उन दोनों में भी डिफरेंस दिख रहा है, तो जरूरी नहीं मैं स्पॉट पे अपनाऊंगा, मैं उन दोनों को भी शॉर्ट और बाय करके आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार इस एग्जाम्पल को जो हमने ऊपर देखा है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, वो ये कह रहा है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मान देता हूँ कि ये डेट है 01.01.2000, ठीक है, ये डेट है, ये आज की डेट है। आज की डेट पर जो भाव चल रहा है वो 40,000 चल रहा है, ठीक है। और 3 महीने की क्वेश्चन ने कह रखा है जो कॉस्ट आएगी गोल्ड की वो आएगी ₹100। तो यानी कि आफ्टर 3 मंथ, ये तो मुझे गिवन हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैंने ₹100 की कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है। तो आफ्टर 3 महीने के बाद जो गोल्ड का प्राइस होना चाहिए, यानी कि 01, यानी कि मैं कहूँ 01.04.000, यानी कि 3 महीने बाद गोल्ड का भाव होना चाहिए ये, ठीक है, गोल्ड का भाव ये होना चाहिए। लेकिन आज मतलब 0.01.2000, आज मुझे उसका जो फ्यूचर का रेट है वो मिल रहा है 40,150। यार हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 40,100 होना चाहिए, लेकिन मिल हमको रहा है 40,150 पे, ₹50 महंगा मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें आर्बिट्रेज बना दूंगा। आर्बिट्रेज कैसे बनेगा, है आर्बिट्रेज कैसे बनेगा, जो आज रेट है मैं उसको कैसे, मैं इसको क्या करूँगा, स्पॉट को मार दूंगा सेल, जो स्पॉट है, ठीक है, वो कितना है स्पॉट 40,000, ठीक है। और जो उसकी कॉस्ट है हम उसको भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट हमें फ्यूचर में पे करनी ही करनी है, 100, ठीक है। और टुडे जो फ्यूचर का 3 मंथ का 3 महीने बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू दे रखी है, दे रखी है 40,150। तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर को बाय कर लूँगा और सेल कर दूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो ₹50 है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये मेरे घर में आ जाएगा। यही उस क्वेश्चन में समझाया हुआ है, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, इसने वही बातें सारी यहाँ जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताई हैं उनको बताया हुआ है,
आप पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए जो कॉस्ट एंड कैरी मॉडल है उसमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, आर्बिट्रेजर उनको पहले ही खा चुके होते हैं और उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटी है वो कैश एंड कैरी मॉडल कहलाती है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं जो मिस प्राइसिंग है वो किसी फ्यूचर के और स्पॉट में है ही नहीं। ठीक है, जो है सीधा साधा कैलकुलेशन है जो सबके लिए ओपन है। मिस प्राइसिंग जैसा कॉन्सेप्ट अगर किसी भी स्पॉट और फ्यूचर में ना चल रहा हो, दैट इज कॉस्ट एंड कैरी मॉडल। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नॉन आर्बिट्रेज बॉन्ड। देखिए क्या होता है इस वाले मॉडल में, अगर आप किसी भी फ्यूचर को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, या उसमें ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, कॉस्ट देनी पड़ती है। क्या क्या कॉस्ट लगती है उसमें? कॉस्ट लगती है आपकी ब्रोकरेज लगती है, सीबी फीस लगती है, एसटीटी लगता है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। तो ये सारी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन में 50 रुपए की ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी खाई है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से मेरी कॉस्ट जो है वो कितनी लग जाएगी। मतलब ये उससे एडवांस मॉडल आगे बढ़ गए। मान लीजिए मैं फ्यूचर में बाय करता हूँ, स्पॉट में सेल करता हूँ, इसकी ब्रोकरेज की फीस और सीबी के जितने भी चार्जेस हैं, जीएसटी वगैरह, मान लीजिए 30 रुपये लग गए। ठीक है, तो नेट में मुझे कितना बचेगा? नेट में जो मुझे बचेगा वो 20 रुपया ही बचेगा। तो ये मॉडल बात करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कहता है? Cost component of future transaction like margin, transaction cost, commission, taxes, etc. create distortions and take market away from equilibrium. ठीक है, तो इसमें हम यही रहता है हमारा और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ कैश एंड कैरी मॉडल ऑफ एसेट जनरेटिंग रिटर्न। देखिए ये क्या कहता है, इन्होंने दरअसल एक सम दिया हुआ है नीचे इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, क्या सम दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है स्पॉट प्राइस जो है उसके अंदर आप जितनी भी कॉस्ट है वो ऐड कर दीजिए, जितनी भी होल्डिंग पीरियड है उस रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है वो उसके अंदर से लेस कर दीजिए, जो कोई रिटर्न अगर उसमें आनी है, और उसकी पावर, उसकी एक्सपायरी कब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये कहते हैं कि जो कैश मार्केट में किसी शेयर का भाव है वो 10,000 के भाव पे चल रहा है और उसमें जो लगने वाली कॉस्ट है फाइनेंस वो 12% है और जो रिटर्न है वो 4% पर एनम है। ठीक है, 4% पर एनम है। तो ये कह रहे हैं कि जो 3 महीने के बाद का जो फ्यूचर का वैल्यू होगा वो आप निकाल के दो। क्या उन्होंने बोला है कि फेयर वैल्यू, फ्यूचर की फेयर प्राइस क्या होगी, ठीक है ना, ये निकाल के दो। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 प्लस 12% जो कॉस्ट थी वो प्लस कर दी, ठीक है ना, रिटर्न उसमें आने वाली है 4% पर एनम से, रिटर्न मतलब मे बी डिविडेंड आने वाला हो या कुछ भी आने वाला हो। ठीक है, और जो फेयर प्राइस हमें निकालना है नेक्स्ट 3 मंथ का निकालना है, तो नेक्स्ट 3 मंथ 90/365। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत। अभी मैं आपको इसको एक बार क्लैरिटी करा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सो सिंपल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है। ठीक है, अब इन्होंने जो आंसर निकाला हुआ है वही आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसने कहा जो उसकी वैल्यू है वो 10,000 रुपये, मैंने 10,000 लिख दी। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये दो तरीके से सॉल्व होता है मैथमेटिकली। एक होता है नॉर्मल तरीके से और एक होता है एक्सपोनेंशियल तरीके से। तो पेपर में अगर जब तक हमें कुछ ना दिया हो तो हम एक्सपोनेंशियल वे में कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ इसने
इसका एक्सपोनेंशियल तरीका से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल तरीके से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है एक्सपोनेंशियल तरीका? ठीक है, पहले तो नॉर्मल देख लीजिए। नॉर्मल क्या है? सीधा सीधा 10,000 शेयर का प्राइस, आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8% और उसका मल्टीप्लाई बाय 3 महीना, 90/365। सिंपल से जो आप 6th क्लास में कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग करते थे, तो वही सेम है। तो वो आ जाएगा आपका प्राइस 197.3। ठीक है, अब आइए एक्सपोनेंशियल पे। एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट कैसे होता है? देखिए, 10,000 तो था ही, अब हम इसमें यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अगर ये वैल्यू अगर आपको एग्जाम में दी हुई है, तो यही लेनी है। और सपोज कीजिए एग्जाम में वैल्यू नहीं दी हुई, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ कहाँ वैल्यू दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, किसी भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.71828 होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो उसका जो भी कॉस्ट दिया हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम से कुछ भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 8% गिवन है। ठीक है, तो 8% हम उसको लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 90/365, तो उसने हमको टाइम पीरियड दिया है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी जिसका नाम है 0.01973। ठीक है ना, देखिए यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई ही किया था 8% को 90/300 से। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको एक मिनट, अगर मैं इसको हटा दूं, देखिए सेम वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। इस वैल्यू को यानी कि 0.019 को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल की वैल्यू दी हुई है एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना, और अगर नहीं दी हुई तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? कैलकुलेटर से। आप इधर देखिए, कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले तो किसी भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ई की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, मैं टाइप कर दूं 2.71828। आपको क्या करना है, एक ट्रिक होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। 12 बार हर किसी भी क्वेश्चन में 12 बार इसका रूट कीजिए। ये रहा रूट, मैं 12 बार माउस से क्लिक कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर उसके अंदर माइनस कर दीजिए 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो वैल्यू आई है 0.01973। ठीक है, उसके बाद प्लस कर दीजिए 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको 12 बार। मल्टीप्लाई 1 बार, मल्टीप्लाई 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, अरे 12 बार। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। एग्जाम में आप एक्सेल यूज कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर ये और इसमें कोई वैल्यू में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, 1-2 रुपये का डिफरेंस होता है, लेकिन पेपर में हो सकता है ये भी वैल्यू दी हो, ये भी वैल्यू दी हो, और उसने कह रहा हो एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये जो मैंने कैलकुलेटर पर आपको समझाया, इसको आप बार बार सुने, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। आपको क्या करना है, इस स्टेप वन में आपको क्या करना है, किसी भी जो
एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 2.71828, ठीक है। इसका 12 टाइम्स रूट निकालना है, रूट, ठीक है। फिर सेकंड टाइम क्या करना है, -1 क्लिक करना है। फिर थर्ड टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, प्लस करना है 1, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में आपको मल्टीप्लाई और इजिकल टू क्लिक करना है, कितनी बार, वही सेम 12 बार, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बस आपको याद रखना है, जो ई की वैल्यू है वो ये होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को 12 टाइम लेना है, फिर -1 करना है, फिर जो भी आपकी ये वैल्यू आए, हो सकता है इस क्वेश्चन में 8% कॉस्ट दी हुई है, किसी में 4 दी हुई हो, 5 दी हुई हो, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 मंथ है, अगर मान लीजिए ये 3 मंथ की बजाय अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वो कहता कि नेक्स्ट मंथ का है, तो मैं यहाँ पे 30 लेता, 30/365 लेता, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ चेंज करते रहनी है, ठीक है ना। और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार और करके दिखाऊं क्या, मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ, देखिए 2 पॉइंट, हमने कुछ चेंज तो नहीं किया था ना, हमने कुछ चेंज तो नहीं किया ना, एक मिनट चेक कर लूँ, 8/12 है 3, ठीक है। अब देखिए पहले मैं क्लियर करता हूँ, हाँ जी, 2.71828, 12 बार, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर माइनस दबाना है 1, फिर मल्टीप्लाई बाय दबाना है क्या, ये वैल्यू 0.01973। आप 4 और 5 डिजिट तक ले सकते हैं, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद +1, बाद मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ करी है, एक मिनट, हो सकता है, मुझे लग रहा है ये इक्वल टू 2 बार दब गया मुझसे, तो आप देख लीजिएगा, एक बार कर दूं क्या, 2.71828, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 मल्टीप्लाई 0.01973, ठीक है ना, ध्यान से, +1, 12 बार, इसी में गलती होती है मेरे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए आ गई ना सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कम आपको 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब आइए, ये इसमें वही इन्होंने बात कही है, नोट, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ फंड है ऑफ सिक्योरिटीज और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है ना, उस वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, समझ गया आप मेरी बात, नहीं। मान लीजिए इसमें 12% दी हुई है, किसी क्वेश्चन में 4% दी होगी, किसी क्वेश्चन में 8% दी होगी, तो अलग अलग हो सकती है। और इसका कहने का मतलब ये है कि हर स्टॉक के लिए, हर कमोडिटी के लिए, हर मार्केट इन्वेस्टर के लिए वो जो कॉस्ट निकलेगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है ना। मार्केट में जो फेयर वैल्यू 104 रुपये दिख रही है, वो हर किसी के लिए फ्यूचर की वैल्यू 104 नहीं होगी, हो सकता है जो मेरे को जो पैसे की कॉस्ट पड़ रही है वो 15% पड़ रही है, तो मैं 12% की बजाय क्या लूंगा, 15%, ठीक है।
तो वो यही चीज़ कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो सेम कॉस्ट बनेगी। तो ये एक प्रैक्टिकल इशू था, मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जम्पशन क्या है। क्या एग्जम्पशन है? Cash and carry model or future pricing works under certain exemption. The important exemption are stated below. क्या कहता है? Underlying asset is valuable in abundance in cash market. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, एसेट की जो अवेलेबिलिटी है वो कैश मार्केट में बहुत है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई भरपूर है। ऐसा नहीं है कि किसी सीजन में आपको फ्यूचर का प्राइस मिलेगा ही नहीं। तो सीजनल ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर मौसम 12 महीने इस फ्यूचर की ट्रेडिंग मिलेगी। ठीक है, और आप होल्डिंग जो है उसकी आसानी से रख सकते हैं। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ की शेयर की होल्डिंग ले रहे हैं तो आप उसको इजीली अंडरलाइन की होल्डिंग जो है वो रख सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट कैन बी सोल्ड एंड शॉर्ट, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्सेस एंड नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, वही मतलब ये बात ये कह रहा है कि सपोज अगर मान लीजिए जो कैश एंड कैरी मॉडल होता है उसमें हम ना तो कॉस्ट को लेते हैं, ना टैक्सेस को देखते हैं, ना मार्जिन रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हम तो सिर्फ क्या देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो जो है वो एक्चुअल है, मतलब उसके अंदर कोई टैक्सेस वगैरह माइनस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिख के बताया था ना कि जो 50 रुपये है वो है, उसमें हम -30 रुपये जो कर रहे थे कैश के और कॉस्ट के, हमें उससे मतलब नहीं है, ये इस चीज़ की अजम्पशन है। ठीक है, अब आओ द अजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आते हैं कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड में क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए कोई शेयर है, वो मेरे पास पड़ा है। ठीक है, अब अगर मुझे उसका डिविडेंड आना है तो ठीक है ना, मेरे पास अगर उसका डिविडेंड आना है तो मैं उसका कैश फ्लो में से उसको इनफ्लो में से माइनस कर दूंगा, उसको कॉस्ट में से। तो जो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है उसका बेनिफिट होना इस कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन बनता है जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो इसको अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। लेट अस टच one more concept in the future market called convenience yield. We need to go back and have a look to a formula of fair pricing and futures. ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पॉट प्राइस, कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। ठीक है, ये क्या है? किसी भी फेयर प्राइस निकालना किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये हमने यहाँ किया था ना, ये देखिए यही तो किया था। ये क्या है? स्पॉट प्राइस। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने क्या किया है? जितनी भी 8% की उसकी ब्याज की कॉस्ट थी वो हमने क्या करी थी? ऐड कर दी थी। अब अगर मान लीजिए कोई इनफ्लो इसमें आना है तो मैं क्या करूँगा? उसको लेस कर दूंगा। प्लस की बजाय नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस का। तो वही चीज़ देखिए यहाँ दिखाया हुआ है। देखिए मैंने इसमें यही एग्जाम्पल ना मैंने पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये भी यही एग्जाम्पल में क्या करा है मैंने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में जो कॉस्ट थी वो 8% थी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, भैया कॉस्ट तो 8% है और क्वेश्चन ने कन्वीनियंस यील्ड दे रखी है 2%। अब कन्वीनियंस यील्ड क्या हो सकती है? मान लीजिए किसी शेयर पे आपको 2% डिविडेंड आ सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए आप किसी शेयर पे आपको 2% का बोनस आ सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? कन्वीनियंस यील्ड। जो शेयर आपके पास ऑलरेडी है उससे अगर कोई इन फ्यूचर में मुनाफा आने वाला है तो वो मुनाफा हम यहाँ लेस करते हैं। तो कैसे लेस करेंगे? लेस कर देंगे डायरेक्ट, जो मैंने 6 लिखा था ना यहाँ पे देखिए, मैंने इसी में से लेस कर दिया। ठीक है, इसी में से लेस कर दिया। और सेम यहाँ पे भी देखिए, मैंने यहाँ पे लिया था 8% और यहाँ पे ले लिया 6%। पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि आप उसको लेस कर देंगे जो आपको इनफ्लो आने वाले होंगे। ठीक है, as seen earlier, inflow may be in the form of dividend in the case of equity and interest in case of debt.
ठीक है। डिविडेंड में, इक्विटी में आपको डिविडेंड के रूप में इनफ्लो आ सकते हैं। सम इनफ्लो में आल्सो भी इंटेंजिबल, ठीक है ना। तो वो इन्होंने कह रखा है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप डिविडेंड करेंगे क्या, रिसीव करेंगे, और अगर आपके पास बॉन्ड है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस यील्ड निकालने का जो बेसिकली मेथड था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये इन्होंने जो लिखा हुआ है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बेसिकली जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं एक्सपेक्टेंसी ऑफ मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग, ठीक है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेंसी मॉडल इट इज not the relationship between spot and future prices, but that of expectancy spot and future which move the market, especially in case when the asset cannot be sold or short cannot be stored। देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मान लीजिए मुझे लग रहा है आज किसी शेयर का भाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो ना तो मैं आर्बिट्रेज में जाऊंगा ना कुछ, मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको बाय करके बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो ऊपर जाएगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने बाय किया है। तो मैंने जो बाय किया, ठीक है, किस ब्याह पे किया, एक्सपेक्टेशन पे किया। तो जिस एक्सपेक्टेशन की मैंने बाय किया कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसी मॉडल को इन्होंने कहा है एक्सपेक्टेंसी मॉडल, ठीक है। अगर वही मुझे लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर दूंगा, यानी कि सेल कर दूंगा, ठीक है। और जब मेरा जो टारगेट प्राइस मुझे मिलेगा मैं उस टारगेट प्राइस पे आकर के उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फ्यूचर कैन ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। फ्यूचर प्राइस गिवन मार्केट पार्टिसिपेंट एज एन इंडिकेटर टू एन एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मेरे एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग वो प्राइस मूव करेगा, ठीक है। अब ये दूसरा, प्राइस डिस्कवरी एंड कन्वर्ज ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द एक्सपायरी, ठीक है। इसे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि एक्सपायरी के टाइम पे जो फ्यूचर और स्पॉट का भाव है वो इक्वल होगा। तो ये जो इक्वल हो रहा है ना, इसको कहते हैं कन्वर्ज करना, ठीक है। जो फ्यूचर का प्राइस बोलेगा वही स्पॉट का प्राइस बोलेगा, और जो स्पॉट का प्राइस होगा वही फ्यूचर का प्राइस बोलेगा। इसी चीज को हम कहते हैं कन्वर्ज करना ऑन अ एक्सपायरी, मतलब प्राइस को, फ्यूचर प्राइस को अपने स्पॉट पे आना ही आना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है और स्पॉट का प्राइस कम है, तो इसी चीज़ को हम कॉन्टेंगो मार्केट कहते हैं। और अगर मैं कहूँ स्पॉट का प्राइस ज़्यादा और फ्यूचर का कम है, तो इसी ही चीज़ को हम बैकवर्डेशन मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज फ्यूचर का जो प्राइस है वो 215 चल रहा है और स्पॉट का प्राइस 200 चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक्सपायरी के दिन आकर के एक ही प्राइस बोलेंगे, यानी कि स्पॉट भी, मान लीजिए एक्सपायरी के दिन प्राइस हो जाता है 107 रुपये, ठीक है। तो स्पॉट भी 107 क्या, सॉरी 207 रुपये। तो जो फ्यूचर है वो भी 207 बोलेगा और स्पॉट भी 207 बोलेगा। तो इसी को कहते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए मैं कहूँ स्पॉट 200 का चल रहा है और फ्यूचर जो है 215 का चल रहा है, तो ये जो 207 हुआ, ये कन्वर्ज करना कहलाएगा। वहीं अगर मान लीजिए मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन करूँ बैक प्रेडिक्शन के लिए, तो सपोज मान लीजिए स्पॉट का प्राइस चल रहा है 215 और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 200 रुपये, उल्टा, ठीक है, डिस्काउंट पे चल रहा है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड बैकवर्डेशन। तो कहीं ना कहीं ये भी आकर के कन्वर्ज होंगे और एक्सपायरी पे एक ही भाव को बोलेंगे। तो आर्बिट्रेजर क्या करेगा, सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। अब वो चाहे फ्यूचर में उसको सस्ता दिख रहा है तो फ्यूचर को बाय करेगा, और फ्यूचर को अगर वो महंगा दिख रहा है स्पॉट से तो उसको सेल करेगा, क्योंकि उसको पता है दोनों आपस में आकर के ऑन एक्सपायरी कन्वर्ज होने ही होने हैं, ठीक है। अब आइए, तो यही चीज इसको बोल रहा है कि जो है प्राइस ऐसे कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ, कन्वर्ज, देखिए यहाँ से पढ़िए,
Accordingly, both future and spot price converge at the maturity of future contract. At that time, in the time, there cannot be any difference between two prices. ठीक है ना? This is the reason why all future contract on expiry या settlement underlying market price, the principal remains same for all the underlying asset. ठीक है, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसने दोबारा बताया, कोई नहीं. अब आते हैं कमोडिटी इक्विटी एंड इंडेक्स फ्यूचर्स. ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी बात करी हुई है कि इंडेक्स के भी फ्यूचर होते हैं. हमने तो अपने बेसिक लेक्चर में इस चीज के लिए बात कर रही थी कि हर अंडरलाइन का एक फ्यूचर होता है. ठीक है ना? हर उसमें हमने फर्स्ट जो था ना वो यही था कि कमोडिटी में भी फ्यूचर्स होते हैं, इक्विटी में भी फ्यूचर्स होते हैं, इंडेक्स के भी फ्यूचर होते हैं. तो क्या कह रहा है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन द सेम ऑफ ऑल अंडरलाइंग एसेट्स. ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटिशन है. आगे चलते हैं. हेज के लिए मैंने आपको बताया ही हुआ है. हेज क्या होता है मैंने आपको इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताए थे. हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. हेजर्स का मेन मोटिव क्या होता है? अपने लॉस को कम करना. ठीक है, अपने लॉस को कम करना. और बेसिकली जो हेजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं. हम जैसे छोटे लोग भी हेज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हेजर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो ये हमने पहले रीड करा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. Corporations, investing institutions, bank, governments all use derivative products to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rate, share value, bond price, currency exchange rate, commodity prices. The classic example in the farmer who sell future contract to lock into a price for delivery a crop on a future date. The buyer might be a food processing company, ठीक है ना, which wish to fix a price for taking delivery. ठीक है, तो हेजर्स क्या करता है? वो करंट भाव में अगर उसको लगता है कि उसको लॉस नहीं होगा तो वो आज की डेट पे उस चीज को हेज कर लेगा. अब हेज की मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोने सुनार का, कि मेरे को 5 महीने बाद शादी है हमारे घर में और आज मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिस्क को, मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आज गोल्ड का रेट 50,000 चल रहा है और मेरी मैरिज के टाइम पे वो 55,000 हो गया, तो मैं 5,000 का लॉस नहीं झेल पाऊंगा पर ग्राम. तो मैं अपने आप को क्या करूंगा? अब वो भले ही मेरी मैरिज के दिन 45,000 का हो जाए, मुझे उससे मतलब, लेकिन 5,000 नहीं, तो मैं अपने लॉस को कम कर रहा हूँ. तो दैट इज हेज. ठीक है, स्पेकुलेटर ट्रेडर कौन होते हैं? हम जैसे रिटेलर जो 5-5 पैसे को 10-10 पैसे में 10-10 पैसे को प्रॉफिट करते हैं. आर्बिट्रेजर के लिए भी हमने पहले पढ़ रखा है. आर्बिट्रेजर क्या है? जो स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस को खाने के लिए आता है, वो आर्बिट्रेजर है. और आर्बिट्रेजर हमेशा क्या करता है? सस्ता खरीदता और महंगा बेचता है. उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि वो स्पॉट हो या फ्यूचर हो. ठीक है, तो सेम वो रिपीटिशन है. ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. फिर भी देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, जो बाय किया है कैश मार्केट में. और ये मैं को समझा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द डे 1 जनवरी, आज है 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 है आज. ठीक है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है, यानी कि स्पॉट का भाव चल रहा है 100 और फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 110. अब आप बताइए सस्ता क्या है इसमें? आप ही बताइए सस्ता क्या है? 100 रुपया मैं बाय पोजीशन क्रिएट कर लूँगा इन कैश मार्केट. और महंगा क्या है फ्यूचर? तो मैं सेल पोजीशन क्रिएट कर लूँगा. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ऑन द एक्सपायरी है, मैंने आपको बताया था कि प्राइस कन्वर्ज करता है. तो एक्सपायरी के टाइम पे जो बाजार भाव चल रहा है वो 108 चल रहा है. ठीक है, एक्सपायरेशन डेट पे जो भाव है वो 108 चल रहा है. तो ठीक है, 100 में खरीदा, 108 में बेच दिया, क्योंकि मेरी तो पोजीशन क्लोज होगी कब? एक्सपायरी पे. तो 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ खा लिया और यहाँ सेल किया था और यहाँ बाय कर लिया, 2 रुपये का प्रॉफिट यहाँ खा लिया. 8 और 10 रुपये का
सॉरी 10 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, 50 का लॉट साइज था, तो 500 रुपये पर लॉट मुझे मिल गया। ठीक है, वही अगर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक्सपायरी के टाइम पे डेट 95 पहुंच जाता, तो 5 का लॉस मुझे यहाँ हो जाता और 15 का प्रॉफिट यहाँ हो जाता, तब भी मुझे जो डिफरेंस है वो मिलना है। डिफरेंस क्या है? 100 और 10 का, तो इसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा, चाहे एक्सपायरी पे कुछ भी भाव ऊपर नीचे चल रहा हो। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेजर वही करते हैं, सेम उसी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, नोट्स ऑन इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए यूसेज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर क्या है? इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं बेसिकली, उससे हम क्या करते हैं, उसमें भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह के जैसे स्टॉक के इंस्ट्रूमेंट हैं, वैसे ही जो है निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट है, निफ्टी फ्यूचर्स हैं। ठीक है ना, तो इंडेक्स के फ्यूचर क्या होंगे? निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है ना, और क्या हो सकते हैं? निफ्टी के जो भी इंडेक्स होंगे उनके जितने भी फ्यूचर्स होंगे उनमें जो ट्रेड हो रहा होगा वो इंडेक्स के फ्यूचर कहलाएंगे वो। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट facilitate trading of a component of a price risk which is inherent to invest in the investment in securities. Price risk is nothing but change in the price movement of assets held by a market participants. It is an unfavorable direction. The risk broadly divided into two components. ठीक है, अब बेसिकली वो आ गया देखिए सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क पे। देखिए मैं अगर आपको कहूँ कि मार्केट में दो तरह के रिस्क हमेशा आपको किसी भी अंडरलाइन एसेट में मिलेंगे। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो नीचे हमको दिए हुए हैं, यहाँ से अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। तो गाइस ये सिस्टमेटिक रिस्क और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं ये आपको हर अंडरलाइन में देखने को मिलेंगे। और क्या हम इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं? आप बताइए भैया, अगर आपको किसी रिस्क लेना नहीं है तो आप मार्केट में आओ मत। सिंपल है, आप अपनी एफडी लो, एफडी में इन्वेस्ट करो, 0% रिस्क है उसमें, है कि नहीं? 0% रिस्क। तो अगर आपको रिस्क अगर मार्केट में आना है तो मार्केट में आपको दो रिस्क को झेलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा रिस्क होता है? सिस्टमेटिक रिस्क सच रिस्क कैन नेवर बी कंट्रोल बाय एनी कंपनी। जिस रिस्क को कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। उसमें क्या क्या आता है? पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए एकदम से गवर्नमेंट जो थी वो मोदी गवर्नमेंट में कुछ होता है और मोदी गवर्नमेंट एकदम से चेंज हो जाती है। ठीक है, बहुमत की सरकार आ जाती है, तो एकदम से वो जो रिस्क है वो आपको मार्केट पे दिखेगा। कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहती कि बहुमत की सरकार आए, इंडिपेंडेंट सरकार आए, वही कोई भी इकोनॉमी चाहती है। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट एक ही पार्टी की सरकार आती है तो देखा गया है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। इन्फ्लेशन का रिस्क बताइए आप कंट्रोल कर लेंगे? नहीं। आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी आती रहती है, उसमें रिजर्व रेपो रेट में चेंजेस कर दिए, ठीक है ना, या इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर दिए, बजट आ गया, तो ये सब जो रिस्क होते हैं ये सारे के सारे क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क हैं और जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक रिस्क, जो ओवरऑल इकोनॉमी को, ओवरऑल इंडस्ट्री को, ओवरऑल सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। और जो रिस्क नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क हो, जिनको हम डाइवर्सिफाई ना कर सकें, दैट इज सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, अब अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन से होते हैं गाइस? ऐसे रिस्क जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आते हैं, मान लीजिए कंपनी में स्ट्राइक हो गई, ठीक है ना, स्ट्राइक हुई है, 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी, जब तक आप अपने आप को हैच कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर अपने आप को किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर लीजिए। इसमें तो कंट्रोल है ना, कंपनी चाहे तो कभी भी उस स्ट्राइक को रोक सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गई। मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या हो गई? मान लीजिए प्रमोटर उठ के चले गए, ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई जो सीईओ था उन्होंने रिजाइन दे दिया, रिटायर हो गए, कोई और हो गया, तो वो चीज़ रिस्क जो है वो हमें पता होता है और हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो क्या कहता है
अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए, अनसिस्टमेटिक रिस्क मैंने आपको पूरा ही एकदम बता दिया जो इसमें लिखा है, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई है। आप बेसिकली ये समझिए, जो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होते हैं, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उनको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने बीटा की कैलकुलेशन दे रखी है। देखिए बीटा क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। हर स्टॉक का अपना बीटा होता है। बीटा जो रिफ्लेक्ट करता है, बीटा जो किसी भी स्टॉक का जो बीटा रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है उस स्टॉक के रिस्क को। ठीक है, सपोज कर लीजिए मेरे स्टॉक का बीटा 80% है, और रिस्क कौन से, यही वाले दोनों रिस्क, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। ठीक है, तो रिस्क जो है, मान लीजिए मेरा जो स्टॉक का बीटा है वो 80% है। सर ये स्टॉक का बीटा कहाँ से देखने को मिलेगा? आप किसी भी स्टॉक में जाइए तो आपको उसका बीटा देखने को मिल जाएगा। उसके डिटेल में जाइए, आपको पता लग जाएगा ये किस बीटा फैक्टर पर ट्रेड हो रहा है। अब मैं कहूँ कि मेरे जो स्टॉक है उसका जो बीटा है वो 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉक भी 1% ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 1% नीचे गिरेगा, मेरा स्टॉक भी 1% नीचे गिरेगा। तो इसी को कहते हैं बीटा। बीटा मीन्स रिस्क। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हायर द बीटा हायर विल बी द रिस्क। जितना ज़्यादा आपका बीटा स्टॉक का हायर होगा, उतना ही ज़्यादा आपने क्या किया है, उस स्टॉक से रिलेटेड रिस्क लिया है। ठीक है, अब ये बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से ही बिल्कुल चैप्टर है जो हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा। अब सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज आपके मान लीजिए 4 कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में, 1 2 3 4। ठीक है, और आपने जो बीटा अगर उसका गिवन है, मान लीजिए पॉइंट किसी का 10 है, किसी का 0.5 है, किसी का 1 है, किसी का हम 1.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो दिया, इसका बीटा निकालेंगे, पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे। अब इनका जो वेट दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा है। अब इन्होंने वेट दिया हुआ है, अब सपोज मान लीजिए वेट दिया हुआ है 10%, 20%, 30% और 50%, इसको मान लीजिए 40%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो ऑल ओवर बीटा की जो पोर्टफोलियो, जो मेरे ये जो आया ना, इसको कहेंगे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। क्या कहेंगे? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मेरा जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने निकाल रखा है 0.87 है, और जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 96 है। मतलब अगर हम इसको ना, क्योंकि ये 10% है तो इसको मैं पॉइंट ले लूँ, तो ये क्या दिखा रहा है, 0.96। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% बढ़ेगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है 0.96 से बढ़ेगा। अगर मार्केट 1% गिरेगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है 0.96 से गिरेगा। ठीक है, तो यही होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन में बीटा आपको दिया हुआ है और वेट नहीं दिए हुए, वेट नहीं दिए हुए, ये तो बीटा की वैल्यू है, ये तो बीटा की वैल्यू है, और ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं वेट। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ना ये नहीं दिया होता, क्या दिया होता है, आपको दिया हुआ था कि आपने इन स्टॉक्स में कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन क्या है, आपने यहाँ किया हुआ है 10,000 इन्वेस्ट, यहाँ किया हुआ है 20,000, 2,000 इन्वेस्ट, यहाँ किया हुआ है 20,000 इन्वेस्ट, ठीक है, यहाँ किया हुआ है 50,000 इन्वेस्ट।
तो आप ना इसका वेट खुद ही निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? टोटल आ गया इतना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय, ये इसका वेट आ गया, दिस डिवाइडेड बाय टोटल, ये इसका वेट आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका टोटल आ गया। मतलब आपके पोर्टफोलियो में आपने जो पैसे लगा रखे हैं हम उसका वेट निकालेंगे। देखिए अब आ गया 1, ठीक है। तो अब चेंज क्यों हो गया ये, कि वेट चेंज हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम पोर्टफोलियो बीटा निकाल लेते हैं। ओके, अब इन्होंने दिया हुआ है नोट सो इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए इम्पोर्टेंस ऑफ हैज। ये हैज क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं किसी स्टॉक में लॉन्ग हूँ, मतलब मैंने किसी स्टॉक को परचेज किया हुआ है और मुझे लगता है इन फ्यूचर वो गिरने वाला है, तो मैं अपने लॉन्ग को, यानी कि जब मैं अपने लॉन्ग को, अपनी पोजीशन को, अगर मेरी पोजीशन लॉन्ग साइड में, उसको हैज करूंगा तो दैट इज लॉन्ग हैज, ठीक है, ठीक है ना। अगर कैसे हैज करूंगा, सपोज मान लीजिए ये हैज, जो हैज की जो बात है ये हम ऑप्शंस में सीखेंगे हैज होता कैसे है, लेकिन मोटा माटी मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग हैज इज अ ट्रांजेक्शन व्हेन वी हैज अवर पोजीशन इन कैश मार्केट्स गोइंग अंडर टू द फ्यूचर मार्केट। जब हम कैश मार्केट को ऑप्शन मार्केट से, डेरिवेटिव मार्केट से हैज करते हैं, और कौन सा हैज करते हैं, जो जिसकी पोजीशन हमारी लॉन्ग साइड में हो। ऐसे अगर मान लीजिए हम किसी स्टॉक में शॉर्ट साइड बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमें अगर उस पोजीशन को हैज करना हो, तो उस पोजीशन को हैज करने को, किसी किसी शॉर्ट पोजीशन को हैज अगर हम करेंगे तो उसको शॉर्ट हैज कहते हैं, ठीक है। क्रॉस हैज क्या कहते हैं? क्रॉस हैज बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी अंडरलाइन का वो फ्यूचर नहीं है, वो फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता। सपोज मैं आपको बात करूं, इमामी का जो शेयर है वो ट्रेड नहीं होता है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैं उसको कैसे हैज करूंगा? तो उसको मैं क्या करूंगा, उससे रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक मुझे मिलेगा मैं उसमें हैज कर लूंगा। मैं कुछ नहीं तो निफ्टी इंडेक्स से अपने आप को हैज कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने स्टॉक का बीटा तो पता ही है ना। तो मुझे पता है मेरा स्टॉक कभी भी गिर सकता है, मुझे लग रहा है। अगर मेरे पास पोजीशन है तो मैं उसको हैज कर लूंगा थ्रू किससे, इंडेक्स से भी हैज कर सकता हूँ, या उससे रिलेटेड एसोसिएट जो मुझे अंडरलाइन, क्लोजली अंडरलाइन मिलेगा, जो इमामी से ही रिलेटेड पी रखता हो, इमामी से ही रिलेटेड जैसे ईपीएस रखता हो, इमामी जैसे रिलेटेड ही उसका क्या हो, सेक्टर हो, मैं उससे अपने आप को हैज कर लूंगा। सपोज अगर मैं कहूँ मेरे पास इमामी के लिए नहीं है, तो मैं डाबर से, डाबर में फ्यूचर अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं डाबर से उसको हैज कर लूंगा, ठीक है। When the future contract of an assets is not available, तो मार्केट पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, इस क्लोजली एसोसिएटेड देयर अंडरलाइन से उसको हैज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्रॉस हैज। हैज कॉन्ट्रैक्ट मत, जिस महीने को आपने हैज कर लिया वो होता है हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैंने इस मंथ में हैज की पोजीशन बना ली, तो ये मेरा हैज वाला मंथ कहलाया जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट क्या होता है? ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट क्या होता है, या आप खाली फ्यूचर में डील करके बाय और सेल कर रहे हो, आपका किसी भी तरह का कोई मकसद नहीं है हैज करने का, आप प्योर ट्रेडिंग के पर्पज से आए हो। आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो आपने बाय कर लिया, और आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो आपने सेल कर दिया। कल का अ ट्रेडर टेक नेकेड लॉन्ग पोजीशन, नेकेड मतलब उसके पास, अगर उसने फ्यूचर बाय किया है, फ्यूचर बाय किया है मतलब उसके पास उतने कैश नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, मार्जिन के ही पैसे हैं, पूरा पूरा पैसा नहीं है, और उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और उसने उसको बाय कर लिया। वैसे ही आपको लगता है कि आपने नेकेड शॉर्ट कर लिया, नेकेड शॉर्ट मतलब आपके पास वो शेयर नहीं है और आपने उस शेयर को, फ्यूचर को सेल कर दिया, ठीक है। तो यही चीज वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए उसने यहाँ लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। ऐसी कैलेंडर स्प्रेड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब, ठीक है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर्स, वही जो आप जो मैं अभी तक वही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वही इसने आगे रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब आगे हम आइए, आर्बिट्रेज इन द फ्यूचर मार्केट कैन बी टिपिकल थीटा है, क्या है, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज रेफर अ लॉन्ग पोजीशन इन द कैश मार्केट, मतलब
जब हम कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और शॉर्ट कर देते हैं उसको डेरिवेटिव फ्यूचर मार्केट में, तो इसको हम कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। और रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज क्या होता है, जब हम उसको कैश मार्केट में शॉर्ट कर देते हैं और डिलीवरी मार्केट में हम उसकी लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, तो दैट इज शॉर्ट रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज। ठीक है। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज क्या होता है, इंटर एक्सचेंज होता है जब हम जो अपनी पोजीशन लेते हैं वो डिफरेंट मार्केट में लेते हैं। सपोज एनएससी पे किसी शेयर का भाव चल रहा है 100 और बीएससी पे उस शेयर का भाव चल रहा है 101, तो मैं क्या करूंगा, सस्ता खरीदूंगा महंगा बेचूंगा, एनएससी में बाय कर लूंगा और बीएससी में उसको सेल कर दूंगा। तो इसे कहते हैं जब हम टू डिफरेंट मार्केट में आर्बिट्रेज करते हैं उसको हम कहते हैं इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज। ठीक है। इसका इन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान, एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए गाइस ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि जो 1 अप्रैल को जो स्पॉट का भाव है, जो कैश मार्केट का प्राइस है, वो चल रहा है 1500 और आज की डेट में 1 अप्रैल 2020 को ही फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भाव चल रहा है 1550 और लॉट है 100 शेयर का। कॉस्ट ऑफ कैरी दे रखी है आपको 9% पर एनम। ठीक है। तो इसने इसको सॉल्व कर रखा है यहाँ और फेयर वैल्यू निकाल रखी है फ्यूचर के प्राइस की 1534 रुपये। और ये मैंने आपको फॉर्मूला समझा रखा है एक्सेल पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो 1500 और उसके बाद देखिए 1500 इंटू में 9%, 3 महीने का कितना हो गया। ठीक है। और आप उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन हमें तो एक्सपोनेंशियल से ही सॉल्व करना है, तो 1500। ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे ड्यू टू दिस, जिसे हम कहते हैं लॉजिक या जुगाड़। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ये है, 9% का रेट है, तो 3 महीने का कितना हो गया, इतना। तो अपने को इससे ही निकालना है, दिखा देते हैं दोबारा से करके। 2.718281 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 0.0225। ठीक है। और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, कुछ गलत करा ना मैंने, दोबारा करते हैं। 2.718281 12 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0.0225। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें +1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, ये हमने यहाँ लिख दी। तो हमारी वैल्यू, जो फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस है, वो आ गया 1534। ठीक है ना। तो ये 1534 यहाँ इसने निकाल रखा है। तो अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस है वो आ गया 1534, और जबकि जो जून में जो प्राइस चल रहा है तो 1550, इसका मतलब मुझे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कितने की मिल रही है, 15 रुपये 87 पैसे की, यानी कि 1587 रुपये फ्री फंड का प्रॉफिट है, जिसको आप खा जाइए। ठीक है ना, आर्बिट्रेज। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, करेंगे, सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। तो 1500 रुपये सस्ता है और 1550, और कंपेयर करें 1534 से, अगर उसकी फेयर वैल्यू भी है तो 1500 महंगा बेचेंगे। तो हमने वही किया, स्पॉट प्राइस को, अगर वो ये कह रहा है एक्सपायरी की डेट पे अगर 1580 का भाव चल रहा है,
1580 का भाव तो फ्यूचर और स्पॉट का दोनों सेम रहता है एक्सपायरी पे। तो हमने क्या किया होगा, सस्ता खरीदा होगा। तो 1580 माइनस में 1500 इंटू में 100 करेंगे तो 8000 का प्रॉफिट हो गया होगा इन कैश मार्केट में। और 1580 को सेल किया होगा माइनस में 1550 का सेल किया होगा, और 1580 अभी का भाव चल रहा है, तो भाव जो है बढ़ गया, तो शॉर्ट पोजीशन की से लॉस हो जाएगा 3000 का, और नेट जो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा आर्बिट्रेज का, वो आ जाएगा 5000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेज, यानी कि मैं आपको बताया था ब्रोकरेज की फीस, एसटीटी की, सीबी फीस, तो ये इसकी कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है 34 रुपये 13 पैसे की लग गई। तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी आएगी 3413, तो नेट गेन हमें कितना हुआ 1587। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि जो स्पॉट एक्सपायरी की डेट पे जो भाव है वो यहाँ तो स्पॉट से भी ज्यादा हो गया था, अब यहाँ स्पॉट से कम हो गया। अब स्पॉट से कम हो गया तो हमें जो नेट गेन जो हुआ, ठीक है, वो कितने का हुआ 5000 रुपये का। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमारे पास 1587 रुपये का आ गया। क्यों क्यों हमें लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये पीछे सीखा है कि अगर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, अब प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे जाए या स्पॉट प्राइस से ऊपर जाए, हमें जो आर्बिट्रेज का डिफरेंस एट द टाइम जब हमने सौदा लिया था 1 अप्रैल 2020 को, जो हमने स्पॉट को बाय किया था और फ्यूचर को सेल किया था, उसका डिफरेंस हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ओके, अब रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, वही एक मार्केट में खरीदा तो दूसरे मार्केट में उसने बेच दिया। ठीक है ना, तो या फिर एक अंडरलाइन में बेचा और दूसरे अंडरलाइन में खरीद लिया। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद इंटर मार्केट आर्बिट्रेज, वही एनएससी पे खरीदा और बीएससी पे बेच दिया और 1 रुपये का प्रॉफिट खा लिया। ठीक है ना, ये देखिए सेम कैलेंडर मंथ में हमने किया, ये अगस्त में हमने किया, 100 का चल रहा था एनएससी पे और 101 का चल रहा था एनएससी पे और 100 का चल रहा था बीएससी पे। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, हमने उस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को ले लिया, इसी को हम कहते हैं इंटर मार्केट आर्बिट्रेज। ठीक है, अब हमारा आ गया चैप्टर 4। चैप्टर 3 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर एक बार हम गो थ्रू हो जाए तो पूरा सा अगर एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले, तो हमने अभी मोटा माटी सिर्फ यही सीखा है कि जो फ्यूचर होते हैं उस फ्यूचर का जो होता है एक स्पॉट होता है, स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में हमने क्या करना है, हमेशा सस्ता खरीदना और महंगा बेचना है। ठीक है, अब चाहे फ्यूचर का हो या स्पॉट का हो। ठीक है, और फिर हमने फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर निकालनी सीखी कि ठीक है भैया फ्यूचर का प्राइस 100 दिख रहा है, क्या वास्तव में ये 100 है। तो हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा करके देखा कि कभी कभी तो ये 100 नहीं 90 होती है, तो फिर जो हमारा जो आर्बिट्रेज है वो उससे कम हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन में ये हमने फ्यूचर को देखा कि जो अगर शॉर्ट पोजीशन हमने लिया और हमारे प्राइस से नीचे प्राइस जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और हम अगर हमें ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। वहीं लॉन्ग में अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। और हमने क्या देखा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन दोनों में डिफरेंस दिखा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टेलर मेड होते हैं, वो ओवर द काउंटर होते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर के जो ट्रेड होते हैं वो थ्रू एनएससी होते हैं और उसमें लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता। ठीक है, और जो फ्यूचर होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर नहीं होते। ठीक है ना, और बस हमने अभी तक यही देखा। ठीक है, और आप मेरे वीडियो लेक्चर को सुनिए बार बार। ठीक है, तो आपको आगे और समझ में आएगा। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा ऑप्शंस पे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत आसान है लेक्चर, और अगर आप देखिएगा कि ऑप्शंस भी मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जितना मेरे को अपना बेस्ट दे सकता हूँ आपको उतना दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे नेक्स्ट चैप्टर सुनिए। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, देखिए गाइस, मार्केट में
आपको बथेरे एनआईएसएम की लेक्चर के कोर्सेज मिल जाएंगे। और मैं कोई कोर्स तो बेच नहीं रहा, जो मेरे पे सिंपली नॉलेज है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैंने खुद ही एग्जाम दिए हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मेरा मोटिव, मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि मेरे पास नॉलेज है, मैं यूट्यूब के बेसिक माध्यम से आपको पहुंचा सकूं। तो आप मेरी वीडियो इन लेक्चर्स को सुनिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए, अपनी जो एनआईएसएम के पेपर हैं उसको क्लियर कीजिए और एक अच्छा करियर ऑप्ट कीजिए। किसी भी, आप अगर एनआईएसएम के एग्जाम देते हैं तो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ, कोटक म्यूचुअल फंड में, कहीं भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। लेकिन इन फाइनेंशियल मार्केट में जॉब के लिए आपको अगर एनआईएसएम का सर्टिफिकेट रहता है तो आपका जो करियर है वो आसानी से बूस्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे फोर्थ चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे गाइस।